हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन दिस क्लास। आज की क्लास में हम कुछ स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो कहीं कहीं पे एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से भी चैप्टर दिया हुआ है, उसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो चैप्टर में बहुत कुछ है। एटम क्या है, कैसा है, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, उसका जो हम मॉडल की बात करें तो एटॉमिक मॉडल्स क्या हैं, ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखा जाए तो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए एक लेक्चर में कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि यदि एक ही चैप्टर में पूरा एक लेक्चर में पूरा चैप्टर लिया जाए तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और शायद उतनी बड़ी वीडियो देखते देखते आप बोर हो जाए। तो इसलिए वीडियो को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, उन पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एटम की बात करते हैं। एक्चुअली एटम क्या है? यदि हम किसी भी मैटर की बात करें, मैटर दैट मीन्स एनीथिंग, जो भी आपको अपने आसपास दिखाई दे रहा है, पेन, पेंसिल, बुक, कॉपी, एयर, चेयर, टेबल एंड एनीथिंग एल्स, इन सभी को हम मैटर बोलते हैं। क्योंकि मैटर क्या होता है? मैटर वो सब्सटेंस है जो प्लेस ऑक्यूपाई करता है और जिसमें कुछ मास होता है, जिसका कुछ वॉल्यूम होता है, जिसका कुछ मास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। और अब हम मैटर की प्रॉपर्टी देखें तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे इसे बोर्ड की बात करूं, ये एक मैटर है, लेकिन ये भी क्या है? छोटे छोटे से टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वो जो छोटे से छोटा पार्टिकल है जिससे कोई चीज बनी हुई है, जैसे इस पेन की बात करूं तो ये भी किसी चीज से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल को कंबाइन करके बना हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिससे कोई मैटर बनता है, उन छोटे पार्टिकल्स को, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। एटम के बारे में हमें बहुत सालों पहले महर्षि कनाद ने बताया था कि एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है जिसे और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, और हर चीज, हर मैटर इन छोटे छोटे एटम्स के कॉम्बिनेशन से ही बनती है। और फिर महर्षि कनाद के काफी लॉन्ग टाइम के बाद साइंटिस्ट डाल्टन ने भी इसी थ्योरी को सही मानते हुए अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे एटम्स को एटम की कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए। तो उन्होंने, डाल्टन ने क्या कहा था कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसे और कट नहीं किया जा सकता, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज द एटम। और हर चीज इन छोटे छोटे पार्टिकल से ही बनी हुई होती है। तो जिस भी चीज, जिस पार्टिकल से कोई सब्सटेंस बना होता है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कहा जाता है एटम। नेक्स्ट पोस्टुलेट डाल्टन ने दिया कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम प्रॉपर्टी इन ऑल द रिस्पेक्ट। यदि हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम है तो सारे हाइड्रोजन के एटम सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। ऑक्सीजन के तो ऑक्सीजन के सारे सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो ठीक है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने दिया कि एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। वो भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। एक ऑक्सीजन का एटम और एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन के एटम से तो सिमिलर नहीं होगा, दैट मीन्स डिफरेंट एटम हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल सी बात है, हमें जल्दी से समझ में आ गई। फिर उन्होंने कहा कि एटम्स कंबाइन इन द फिक्स्ड रेशियो एंड फॉर्म द कंपाउंड। ठीक है, जब एटम्स को हम एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, जैसे HCl बनाया, 1H1Cl कंबाइन किया, बाय मास का बात करें तो 1:35.5 है। तो एटम्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, ये बात भी हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। फिर डाल्टन बोलते हैं कि एटम को ना तो बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जो नेचर में जैसा प्रेजेंट है वो वैसा ही रहेगा, इसे ना बनाया जा सकेगा ना डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। ठीक है, हम ये बात भी मान लेते हैं। तो इस तरह से ये डाल्टन ने हमें कुछ पॉइंट्स दिए थे जो काफी लॉन्ग टाइम तक वैलिड भी माने गए। पर
हम साइंस पढ़ते और साइंस में क्या होता है, यदि एक साइंटिस्ट अपनी कुछ थ्योरी देता है तो वे या तो वही खुद अपनी थ्योरीज में मॉडिफिकेशन करता है या उसको और डिफरेंट एस्पेक्ट्स में चेक करता है कि क्या ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, या दूसरे साइंटिस्ट भी उसकी थ्योरीज पर वर्क करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इन पॉइंट्स में कुछ ड्रॉबैक्स निकलते। तो डाल्टन की भी थ्योरी में ड्रॉबैक्स हैं, यानी इनके जो पॉइंट्स हैं हम इनको पूरी तरह से अब नहीं मान सकते हैं। तो धीरे धीरे करके इसमें मॉडिफिकेशन हुए और फिर ये माना गया कि उन्होंने कहा था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो बाद में और डिस्कवरी हुई और ये माना गया कि एटम स्मॉलेस्ट नहीं होता भाई, एटम से भी स्मॉल कुछ होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, जिससे एटम बना हुआ होता है। यानी एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम से छोटा भी कुछ और होता है। तो अब ये नहीं कहेंगे कि एटम सबसे छोटा है, ठीक है। तो एटम भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है, ये पार्टिकल्स भी एटम के अंदर होते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि सेम एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी, बट ऐसा भी हमेशा नहीं होता। हमने आइसोटॉप्स पढ़े हुए हैं। आइसोटॉप क्या होता है, ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो। जैसे क्लोरीन देख लो, हाइड्रोजन देख लो। क्लोरीन के आपके पास दो आइसोटॉप मिलेंगे, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। अब ये दोनों ही क्लोरीन है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज सेम शो नहीं करेंगे, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज में डिफरेंस भी होगा। इसी तरह से यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के भी हमारे पास 3 आइसोटॉप होते हैं जिनको हम हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम बोलते हैं। इनके भी एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज सेम शो नहीं करेंगे। दैट मीन्स ये हमारे पास बाउंडेशन आ जाता है कि यदि आइसोटॉप्स हैं तो आइसोटॉप्स के केस में हम ये नहीं कह सकते हैं कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। क्लियर। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा कि एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। वहां भी हमने एक न्यू टर्म पढ़ी हुई है, आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, डिफरेंट एटम हैविंग द सेम एटॉमिक मास। जैसे हम आर्गन की बात करें, आर्गन एटॉमिक नंबर 80, 18 मास 40। वहीं कैल्शियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 20, मास 40। दोनों ही एटम डिफरेंट है, दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट दोनों के एटॉमिक मास क्या है, सेम है। एटॉमिक मास सेम है तो ये कुछ सेम प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं शो करते होंगे। तो हम ये भी अब नहीं मान सकते कि डिफरेंट एटम डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। यदि वहां पर आइसोबारिक प्रॉपर्टी आ रही है, आइसोबार बनाते हैं वो, तो आइसोबार के केस में क्या होगा, कुछ डिफरेंट एटम भी सेम प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमारे डाल्टन साहब फेल हो जाते हैं। फिर डाल्टन ने क्या कहा कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम को ना तो आप बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जैसा नेचर में प्रेजेंट है आप उसी को बस यूज कर सकते हो। बट नहीं, अब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिनमें चेन रिएक्शंस वगैरह होती हैं। चेन रिएक्शन के थ्रू एक बिग मॉलिक्यूल ब्रेक होकर स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाता है, जो एटॉमिक बॉम्ब वगैरह में जो रिएक्शन होती है। तो वहां पर आपका एक बिग मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। जैसे आपने 9th-10th की क्लासेस में चेन रिएक्शंस पढ़ी है, वहां यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी की जाए तो वो यूरेनियम स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये इस तरह से चेन रिएक्शन चलती रहती है। तो एक बिग मॉलिक्यूल, एक बिग पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल में, या बिग एटम स्मॉल एटम्स में कन्वर्ट होता रहता है। इसी तरह से हम सन की बात करें, सन में भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। वहां पर हाइड्रोजन गैस कंबाइन होकर हीलियम बनाती रहती है। तो इस तरह से न्यूक्लियर फिजन से आप बिग एटम को स्मॉल एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू स्मॉल एटम्स कंबाइन होकर बिग मास एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब हम ये भी नहीं कहेंगे कि एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता या एटम क्रिएट नहीं हो सकता, ये दोनों प्रोसेस भी हो सकती। ठीक है भाई, हमने डाल्टन की बात कर ली, पर डाल्टन की थ्योरी भी काफी लॉन्ग टाइम तक वैलिड रही थी क्योंकि उन्होंने हमें एटम्स के बारे में बहुत कुछ बताया था। तो अब हम बात करते हैं, जब बात आ गई कि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट ये क्या है,
कैसे हैं, कहाँ पर हैं, कितने हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी अभी हमारे माइंड में आते हैं, साइंटिस्टों के माइंड में भी आए होंगे, तभी जाके आगे की रिसर्च होती है। क्योंकि जब तक क्यूरियोसिटी नहीं होती, कुछ हमारे माइंड में क्वेश्चंस नहीं होते, तब तक कुछ नया डेवलप नहीं होता, नया आता नहीं है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज हुई, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सामने आई। तो हम वन बाय वन इन पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे इनकी डिस्कवरी हुई। तो पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का श्रेय जाता है सर जे थॉमसन को। हालांकि इनकी टीम ने वर्क किया था और बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने टाइम पर वर्क किया था। लास्टली नाम जाता है इनका जे थॉमसन को जाता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई थी। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, एक को नाम दिया कैथोड, एक को नाम दिया एनोड, और इन इलेक्ट्रोड्स को उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लगा दिया और इन इलेक्ट्रोड्स का कनेक्शन एक हाई वोल्टेज बैटरी से कर दिया। इसके अंदर एक वैक्यूम पंप लगाया जिससे अंदर की सारी गैसेस बाहर निकाल ली। ये इन्होंने बना दिया नेगेटिवली चार्ज, यानी ये हो गया आपका कैथोड, ये बना पॉजिटिव चार्ज एनोड। और एनोड के बैक साइड में एक क्या बोलना चाहिए, फिल्म टाइप की लगाई जिंक सल्फाइड की। ये जिंक सल्फाइड की एक लेयर लगा दी, एक फिल्म लगाई हुई है। अब उन्होंने डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर इसके अंदर कुछ गैस फिल की और डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर्स अप्लाई कर करके होने वाले चेंजेस को नोट डाउन किया। जब वो चेंजेस कर रहे थे तब उन्होंने चेंज करते करते प्रेशर रखा बहुत ही कम, 10⁻³ mm इन मर्क्यूरी, और टेम्परेचर कर दिया अप्रॉक्स 10,000 वोल्ट, यानी इतने कम प्रेशर पर अप्रॉक्सीमेटली वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब इस कंडीशन पर जब इतना वोल्टेज यहां पर अप्लाई किया गया तब क्या हुआ, यहां से कुछ रेस फ्लो हुई, कैथोड की तरफ से कुछ रेस गई। और रेस गई कैसे पता चला? क्योंकि ये जो रेस फ्लो हो रही थी ये रेस कलरलेस है, दैट मीन्स इनका कोई कलर नहीं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कोई रेस गई। लेकिन पता कब चला? जब इन रेस ने इस जिंक सल्फाइड की प्लेट को स्ट्राइक किया और यहां पर शाइनिंग फॉर्म हुई। ये फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है, तो इस पर जब इन कैथोड रेज ने स्ट्राइक किया तो यहाँ पर शाइनिंग फॉर्म हुई और इससे पता चला कि यहाँ कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेस जा रही हैं और जो एनोड था वो परफोरेटेड बनाया गया, यानी इसमें छोटे छोटे से होल्स थे। तो यहाँ से ये रेज निकली और इन रेज ने वहां पर स्ट्राइक किया। इस तरह से यहाँ पर शाइन फॉर्म हुई। तो यहाँ कैथोड से आने वाली इन रेज के थ्रू ऐसा हो रहा है, तो इन रेज को बोला कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से आ रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी, तो इनको बोला कैथोड रेज। साथ में इनको नेगेटिवली चार्ज रेज भी बोला, क्योंकि कैथोड कौन सा है हमारा, नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है, तो इसको नेगेटिवली चार्ज रेज भी बोला गया। अब ये बनी कैसे होंगी? हुआ क्या होगा कि यहाँ हमारे पास बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स हैं, है ना, हमारे पास यहाँ बहुत सारे ये गैस पार्टिकल्स हैं।
पार्टिकल्स में से ये जो एनोड है, हमेशा एनोड और कैथोड, या हम कहें कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो यहां से एक तो इतना हाई वोल्टेज, इतने हाई वोल्टेज के कारण इन पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। यहां से जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन निकले, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अब निकल के कहां की तरफ फ्लो होंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये सब कहां फ्लो हो रहे हैं? इधर। इस तरह से सब एक साथ एक डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो वो एक रेस की फॉर्म में बन रहा है। तो इस तरह से ये क्या बन गई? कैथोड रेस। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ जो गैसेस आपने भरी हुई है, गैस पार्टिकल्स हैं, इतने हाई वोल्टेज पर गैसेस पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बाहर की तरफ निकल जाएंगे। अभी हमें नहीं मालूम कि ये इलेक्ट्रॉन है, बट इसमें से कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकले, और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहाँ गए? एनोड की तरफ गए, और यहाँ पर शाइन फॉर्म हुई, इसलिए हमें पता चला कि कुछ पार्टिकल्स यहाँ आए, कुछ रेज यहाँ आकर स्ट्राइक की हैं। अब फिर हमें पता चला कि नेगेटिवली चार्ज है, तो हमने कह दिया कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज होती है। साथ में ये कैथोड की तरफ से आनी थी, इसलिए भी हमने कहा कि ये नेगेटिवली चार्ज होती है। और बाद में इन्हीं पार्टिकल को, जो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नेम क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कैथोड रेज कैसे बनी होती है? कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स से बनी हुई होती है। कैथोड रेज कंसिस्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी के पहले हम कैथोड रेज की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। जो एक कैथोड रेज होती है, पहली बात तो यही आ जाती है कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। दूसरा क्या आ जाता है? कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं कि कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना। ये तो एक नया पॉइंट हो गया भाई, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये हम कैसे मान ले? क्यों नहीं मानोगे? कोई भी चीज स्ट्रेट कैसे चल सकती है? यदि मैं ही यहाँ से वहां तक सीधे जाना चाहती हूँ, तो सीधे मैं कब जा सकती हूँ? जब मेरे रास्ते में कोई भी चीज ना आए। और यदि मुझे सीधे सीधे ही जाना है और रास्ते में कोई चीज आ गई, तो कैसे जाऊंगी मैं? चलो अब सनलाइट की बात करते हैं। हमने बहुत टाइम पहले से, बहुत छोटी छोटी क्लासेस से, 6-7 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सनलाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे जिससे हमें प्रूफ होता है कि सनलाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उसी तरह की बात हम यहाँ पर कर ले। यदि हम कैथोड रेज के पाथ में, जैसे यहां से ये कैथोड रेज ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना, यहां से ये कैथोड रेज जा रही है, यहां पर मैंने कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है ना। कैथोड रेज के पाथ में एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया। ये रेज यहां से यहां जा रही थी। ये रेज इस पार्टिकल से जब इस पार्टिकल के पास आई, तो अब ये पार्टिकल बीच में, कैथोड रेज इससे नहीं जा सकती, तो क्या होगा? इस पार्टिकल की शेडो इसके अपोजिट साइड बनने लगेगी। आपकी हमारी शेडो बनती है, आपने ध्यान दिया शेडो कहाँ बनती है? जिस साइड से आपकी बॉडी पर लाइट आएगी, उसके अपोजिट साइड आपकी शेडो बनती है ना। ये चीज भी प्रूफ करती है कि लाइट, जो आपकी सनलाइट है, जो लाइट है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो यहाँ भी जब ये सीधे सीधे जा रही थी, पाथ में एक सॉलिड ऑब्जेक्ट आया, तो इस सॉलिड ऑब्जेक्ट की शेडो अपोजिट साइड में बनी। इसका मतलब ये है कि ये जो रेज है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कैथोड रेज हैव द काइनेटिक एनर्जी। कैथोड रेज के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी है, ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करें? यहाँ जो अभी हमने सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा था, इसकी बजाय यदि पाथ में एक बहुत ही लाइट पैडल रख दिया जाए, बहुत लाइट पैडल रख दिया जाए, एक व्हील टाइप का, तो जब ये रेज यहाँ से ट्रेवल करेगी, तो ये व्हील आपका रोटेट होने लगेगा। व्हील का रोटेशन क्या बता रहा है? व्हील में एनर्जी कहाँ से आई? व्हील तो अभी स्टेबल रखा हुआ था, अभी नहीं घूम रहा था। जैसे ही रेस ट्रेवल हुई, व्हील घूमने लगा, तो व्हील के पास एनर्जी कहाँ से आई? किसी ने दी होगी,
और कौन देने वाला है यहाँ पर? कैथोड रेज। दैट मीन्स कैथोड रेज में काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए व्हील क्या हुआ? व्हील घूमने लगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी आती है कैथोड रेज हैव हीटिंग इफेक्ट। जिस टाइम कैथोड रेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है, यदि उसके बाद आप इस ट्यूब को टच करके देखेंगे तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो गया है। दैट मीन्स ये हीटिंग इफेक्ट शो करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, यदि जहां आपकी कैथोड रेज आ रही है वहां आप यदि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते, जैसे ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो जहां जब ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है तो ये जो कैथोड रेज है ये डेविएट होने लगती है इस तरह से, ये एक सीधे पाथ में ना जाकर इनका पाथ डिस्टर्ब होने लगता है, ये डेविएट हो जाती है। इसी तरह से यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, यदि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट हो जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अफेक्ट होती है और मैग्नेटिक फील्ड में भी अफेक्ट होती है, क्योंकि जो भी चार्ज पार्टिकल होगा वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में अफेक्ट होगा। तो इससे ये भी प्रूफ हो जाता है कि जो कैथोड रेज है ये चार्ज पार्टिकल से कंसिस्ट है, इनमें चार्ज पार्टिकल्स हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज आता है कैथोड रेज का, ये एक्स रेज प्रोड्यूस करती है। यदि किसी हार्ड मेटल लाइक टंगस्टन या कॉपर पर इन रेज को स्ट्राइक किया जाए तो उससे ये एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं। और एक्स रेज क्या होती है ये तो आप बहुत अच्छी तरह से ही जानते हो, जब भी हमारी बॉडी में कोई फ्रैक्चर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम एक्सरे निकलवाते हैं, तो वहीं पर जो बीम ऑफ लाइट आती है वही एक्स रेज होती है। तो ये कैथोड रेज एक्स रेज भी प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज देखी कैथोड रेज की। आइए अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। कैथोड रेज कैसे कंसिस्ट है? इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर माइनस, दिस इज द यूनिट नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? एक तो एटम बहुत छोटा, उसमें फिर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही बहुत 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 ज्यादा छोटा पार्टिकल है, नेट डाइस से दिखाई भी नहीं देता। तो अब इसका मास कैसे फाइंड किया जाए? तो साइंटिस्ट मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको नाम दिया जाता है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ऑयल की ड्रॉप्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। वो पूरा एक्सपेरिमेंट तो मैं अभी आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ, यहाँ हम सिर्फ बात करते हैं उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाले। तो उन्होंने उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से E/m रेशो, E/m की वैल्यू निकाली, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। E को हम बोलते हैं चार्ज और m आता है मास। चार्ज बाय मास निकाला किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। और ये वैल्यू निकलकर आई 1.76 इंटू 10 टू द पावर 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी, है ना, 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकला, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब यदि हमारे पास E/m है और E है तो हम यहां से मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। मास को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या निकालें? E/m फाइंड कर लें तो हमारे पास कितना होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। दिस इज द चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
This is the charge of electron in coulomb and this is the mass of electron in kg. एक बात और, जब हम कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट करते हैं तब डिस्चार्ज ट्यूब में कोई सी भी गैस फिल की जाए, साइंटिस्टों ने बहुत सारे डिफरेंट गैसेस लेकर फिल की, हाइड्रोजन, हीलियम और भी बहुत सारे डिफरेंट गैसेस लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने पता किया कि जो चार्ज बाय मास रेशियो है, गैस कोई सी भी फिल की जाए उसके लिए सेम ही आता है. दैट मीन्स चार्ज बाय मास रेशियो इज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकर. कोई सी भी गैस लेते हैं, कितनी भी क्वांटिटी में गैस लेते हैं, उससे चार्ज बाय मास चेंज नहीं होता. ये चीज प्रूफ करती है कि इलेक्ट्रॉन हर पार्टिकल का, हर एक एटम का फंडामेंटल पार्टिकल होता है. सभी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ये मास है. ये इस तरह से हम बात करती हमने इलेक्ट्रॉन की. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, ठीक है ना. एक पार्टिकल के बारे में हमने जान लिया कि इलेक्ट्रॉन है और ऐसा है. अब बात आती है प्रोटॉन की. प्रोटॉन की डिस्कवरी का श्रेय जाता है साइंटिस्ट गोल्डस्टीन को, है ना. जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो फिर ये बात और भी ज्यादा साइंटिस्टों के दिमाग में आई कि जब एटम में इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी, या एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिवली चार्ज भी होगा, क्योंकि डाल्टन हमें बहुत पहले बता चुके थे कि एटम न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल होता है दैट मीन्स इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा. और अब यदि ये चीज आ चुकी है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी नेगेटिव चार्ज है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए. तो पॉजिटिवली चार्ज के लिए डिस्कवरी हुई किसकी, प्रोटॉन की. और ये किसने की, ई गोल्डस्टीन. इन्होंने भी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को बेस्ड बनाया पर कुछ चेंजेस किए. वो चेंजेस क्या किए, उन्होंने भी उसी तरह से डिस्चार्ज ट्यूब, 2 इलेक्ट्रोड्स, हाई वोल्टेज, वैक्यूम पंप ये लगाए. लेकिन चेंज क्या किया, जो एनोड था, सॉरी जो कैथोड था, इस कैथोड को उन्होंने बना दिया परफोरेटेड. पहले क्या था आपका, एनोड परफोरेटेड था, यहां इन्होंने क्या करा, कैथोड को परफोरेटेड बना दिया. और कैथोड के पीछे उन्होंने फ्लोरेसेंट सब्सटेंस की फिल्म लगा दी, जैसे जिंक सल्फाइड की फिल्म यहां लगा दी. दूसरा चेंज क्या किया, प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया. अब इस टाइम प्रेशर कितना है, 10⁻⁻⁻ mm इन मर्क्यूरी. और टेम्परेचर वही हाई वोल्टेज है, 10,000 वोल्ट के अप्रॉक्स का टेम्परेचर है. अब इस टाइम क्या ऑब्जर्व किया गया कि जब यहाँ कैथोड रेस तो जा ही रही है ना, ये कैथोड रेस तो जा ही रही है, ये कैथोड रेस इसके पार गई और यहाँ स्ट्राइक करी, पर उन्होंने देखा कि कुछ कलर्ड रेस, एनोड रेस कलर्ड रेस थी. ठीक है ना, ये एक डिफरेंस है कैथोड और एनोड रेस में. कैथोड रेस कलर रेस है, उनमें कोई कलर नहीं है, लेकिन जो एनोड रेस है कलर्ड रेस थी. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ रेस एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही है, और ये रेस भी जब इस परफोरेटेड पार्ट से बाहर गई तो यहां इस पार्ट पर शाइन फॉर्म हुई. दैट मीन्स एनोड से भी कैथोड की तरफ कुछ रेस जा रही हैं, और इस एनोड की तरफ से जाने वाली, ये आपका कैथोड क्या था, आपका नेगेटिव टर्मिनल है, एनोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है. ये रेस क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, इसलिए इन रेस को क्या नाम दिया,
एनोड रेज, और साथ में ये रेज क्या होती है, इस परफोरेटेड कैथोड को क्रॉस कर जाती है। परफोरेटेड दैट मींस वो जस्ट लाइक अ कैनाल, तो इन रेज को कैनाल रेज भी बोला जाता है। तो कैथोड रेज या कैनाल रेज जो एनोड से एनोड रेज और कैनाल रेज जो एनोड से कैथोड की तरफ जाती हैं, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, दैट मीन्स इनमें पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब यदि इनकी प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं तो मोस्टली प्रॉपर्टीज एनोड रेज और कैथोड रेज की सेम होती है। दैट मीन्स ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इनमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है, इनमें भी हीटिंग इफेक्ट होता है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करती है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एनोड रेज नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट होंगी, जबकि कैथोड रेज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट होती। एनोड रेज एक्स-रेज प्रोड्यूस नहीं करती, ये बात ध्यान रखने वाली है। कैथोड रेज एक्स-रेज प्रोड्यूस करती है, एनोड रेज एक्स-रेज प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, अब स्टूडेंट जहां कंफ्यूज होते हैं, जैसे यदि हम ओरिजिन की बात करें कि कैथोड रेज और एनोड रेज का ओरिजिन कहां से होता है, तो कैथोड रेज का ओरिजिन तो कहां से होता है, या कैथोड रेज कैसे बनी हुई होती है, इलेक्ट्रॉन से बनी है। ठीक है ना, कैथोड रेज कैसे कंसिस्ट है, इलेक्ट्रॉन से। तो क्या हम ये कह दें कि एनोड रेज प्रोटॉन से, या सॉरी क्या एनोड रेज प्रोटॉन से कंसिस्ट है, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे पास ये बहुत सारे गैसेस पार्टिकल्स है, ठीक है ना, ये बहुत सारे गैस पार्टिकल्स हैं। क्या होता है जब इनको हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो इनमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं और ये एक रेज की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं जो कैथोड रेज बनाता है। दैट मीन्स कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से कंसिस्ट होती है। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया उसके बाद रिमेनिंग पार्ट पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ फ्लो हो रहा है। क्या इस पॉजिटिवली चार्ज का मतलब मैं प्रोटॉन मानूं? नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज किस पर है, गैसेस पार्टिकल पर। जो गैस पहले न्यूट्रल थी, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो अब गैसेस क्या हो गई, आयोनाइज हो गई। ये जो आयोनाइज गैस है ये ही एनोड रेज की फॉर्म में एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही है। ठीक है ना, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिवली चार्ज गैसेस है, या हम गैसेस आयंस की बात करें, ये गैसेस आयंस एनोड रेज बनाती हैं। तो कैथोड रेज तो इलेक्ट्रॉन से कंसिस्ट होती है, लेकिन एनोड रेज गैसियस आयन से कंसिस्ट होती है। एनोड रेज प्रोटॉन से कंसिस्ट नहीं है, एनोड रेज किससे कंसिस्ट है, गैसियस आयंस से। एंड सेकंड थिंग, यदि हम E/m रेशियो निकालते हैं प्रोटॉन्स के लिए तो ये गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। आपने डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस फिल की गई है उसके साथ साथ इसकी वैल्यू चेंज होती जाती है, क्योंकि सभी गैसेस का मास अलग होगा। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग E/m की वैल्यू प्रोटॉन के लिए चेंज होती जाती है। तो अब यदि हम निकालें तो E/m की वैल्यू हाईएस्ट किसके लिए आएगी, कौन सी गैस के लिए हाईएस्ट वैल्यू आनी चाहिए? तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं E/m लिख रहे हैं, दैट मीन जितना कम मास होगा E/m की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। तो वो गैस जिसके लिए E/m की वैल्यू लोएस्ट होगी उसके मास की वैल्यू लोएस्ट होगी, E/m की वैल्यू हाईएस्ट आएगी। और लोएस्ट मास किसका होता है, डेफिनेटली हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मास 1 है, उससे लोएस्ट किसी का मास नहीं है, दैट मीन्स हाइड्रोजन का मास लोएस्ट है। अब यदि हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। यदि ये मैंने हाइड्रोजन का पार्टिकल मान लिया,
अब यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो इस पर क्या आया, एक पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास प्रोटॉन भी एक ही है, न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन में होता ही नहीं, हाइड्रोजन एक इकलौता ऐसा एटम होता है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसके पास क्या बचा, एक पॉजिटिव चार्ज, यानी अब ये गैस पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव, तो इसको मैं एक प्रोटॉन भी बोल सकती हूँ, ठीक है ना, इसको मैं गैसेस आयन बोलूं या इसको मैं एक प्रोटॉन बोलूं, किस केस में, ओनली फॉर हाइड्रोजन। तो यदि हाइड्रोजन फिल की जाती है तो हम कह सकते हैं कि एनोड रेस प्रोटॉन से कंसिस्ट है, बट अदर गैसेस के केस में नहीं कह सकते, क्योंकि अदर कोई गैस आपने ली और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और वो चार्ज हुई तो उसके साथ न्यूट्रॉन्स भी हैं, वहां गैसेस आयंस के कारण एनोड रेस फॉर्म हुई है, लेकिन जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन से कंसिस्ट है। बात क्लियर हो रही है ना, डाउट तो नहीं रह रहा है कहीं पर। कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन से कंसिस्ट है, लेकिन एनोड रेस गैसियस आयन से कंसिस्ट होती है, गैसियस आयन से बनी हुई होती है, और हाइड्रोजन की बात की जाए तो ये प्रोटॉन से बनी हुई है। क्लियर? अब हम प्रोटॉन के चार्ज और मास की बात कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में एक नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन में एक पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की इक्वल होती है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, इतना ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू कौन सी होगी, नेगेटिव। क्लियर? अब हम मास की बात करते हैं। प्रोटॉन का मास होता है 1.625 इंटू 10⁻⁻27 kg, या हम इलेक्ट्रॉन के मास से इसको कंपेयर करें तो इट इज द 1/37 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या मास ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे, या हम इसको बोल सकते हैं इट्स मास इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन का मास हम केजी में बोलते हैं तो कितना बोला, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और यदि हम हाइड्रोजन के मास से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के मास का 1/1837 पार्ट होता है, जिसको कहीं कहीं बुक में अप्रोक्सीमेटली 1/2000 पार्ट भी दिया हुआ है। तो इस तरह से हुई इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स की डिस्कवरी। प्रोटॉन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 1p1 या 1p+, इस तरह से प्रोटॉन रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, -1e0, यानी -1 चार्ज और 0 मास, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन मास बात करें तो कितना है, 1/2000 पार्ट, दैट मीन 0.000 समथिंग, और यहाँ भी कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg, बहुत ही छोटा सा होता है, तो राउंड उसको अप्रोक्सीमेटली 0 मास माना जाता है। जब हम बात करेंगे कहीं पुट ऑन करेंगे तो कहीं कहीं हम उसको 0 मास भी कंसिडर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज, प्रोटॉन पर +1 चार्ज। क्लियर? आज की बात हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल्स की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बेसिस पर कौन कौन से आपके साइंटिस्टों ने मॉडल्स बनाए, क्या क्या उनके ड्रॉबैक्स रहे, कैसे और न्यू मॉडल्स बने, वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, एंजॉय एंड टेक केयर।